गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे मैंने अपने पिछली वीडियो में कहा था आपसे कि हम डेटा इंटरप्रिटेशन की बहुत ही कंसाइज सी लेक्चर सीरीज लेके आएंगे। इसमें ये उस सीरीज का ये पहला लेक्चर है। डेटा इंटरप्रिटेशन जो है आपके जनरल स्टडीज का पार्ट है। उसमें लगभग 72 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर में आता है। एंड दिस सेक्शन इज वेरी इजी और ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होता है। इस सेक्शन को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये कम टाइम में आपको ज़्यादा मार्क्स दे के जाएगा। अगर आप मेंस की कट ऑफ को देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि 466 आपकी कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो इसमें आप ये देखेंगे कि 466 जो है तो आपको 72 नंबर तो सीधा सीधा डीआई से दिख रहा है। अभी थोड़े दिन पहले रिजल्ट आया है और मेंस बहुत ही जल्दी होगा। अप्रैल के लिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, जिसमें आपको ऑप्शनल GS1 GS2 इन सब के और उसके साथ साथ आपको रीजनल ऐसे ये सब भी प्रिपेयर करना है। अगर हम इस टाइमलाइन को देखते हैं तो हमें दिखता है कि टाइम बहुत कम है और पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा है। तो ये वाला सेक्शन हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है बहुत जल्दी। उसके लिए जो हमने लेक्चर सीरीज शुरू करी है उसका मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देता हूं। हम क्या करेंगे, जो आपके 4 क्वेश्चंस आते हैं पाए ग्राफ पे, फिर आता है एक बार ग्राफ पे, एक आता है एक्स वाई या जिसको आप लाइन ग्राफ भी कहते हैं, और आपका टेबल। इन चारों को हम पहले लेक्चर में बहुत ही बेसिक तरीके से कराएंगे। क्योंकि क्योंकि देखिए, जो बच्चे मेंस दे रहे हैं उनमें सारे बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हो सकते। उसमें बहुत से बच्चे होंगे ह्यूमैनिटीज के, या जो मैथ्स बैकग्राउंड के भी हैं उनको डीआई में दिक्कत है क्योंकि उन्होंने इस तरह से कभी पहले पढ़ा नहीं। तो उनको देखते हुए हम पहले लेक्चर में क्या करेंगे कि आपको हर के बारे में थोड़ा थोड़ा समझाएंगे। विल ट्राई टू कि आप हर चार्ट को खुद एक बार एक एग्जाम्पल के थ्रू बनाना सीखें। उसके बाद हम आपको वो चार्ट को पढ़ना और समझना बताएंगे। फिर हम लेक्चर 2 में आपको क्या करेंगे, आपको पीवाईक्यू के हिसाब से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे। देखिए, मैथ्स जो है आपका एक तरह का रटने का सब्जेक्ट नहीं है। एक बार आप समझ लीजिए, उसके बाद मोर यू प्रैक्टिस बेटर इट इज। अब यहां पर हम क्या करेंगे सर, प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ मैं आपको लेक्चर 3 से, अभी मैं लेक्चर 1 में आपको बताऊंगा ये सारे ग्राफ्स के बारे में, लेक्चर 2 में मैं आपको पीवाईक्यू और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, और लेक्चर 3 में मैं आपको लिखना बताऊंगा। देखिए, ये है डिस्क्रिप्टिव पेपर। आपने ABCD टिक नहीं करने, ठीक है। इसमें आंसर तो लाना ही लाना है, उसके साथ साथ कैसे लिखते हैं ये भी हमें सीखना पड़ेगा। उसको देखते हुए हम लेक्चर 3 में आपको प्रॉपर मेंस में कैसे आंसर करना है, कैसे उसको प्रेजेंटेबल बनाना है। देखिए, आपने सारे आंसर निकाल लिए और आपको 72 में आपको 65 68 मिले, तो कहने का मतलब है अपने नंबर को क्यों गंवाना जस्ट बिकॉज आपने उसको अच्छे से प्रेजेंटेबल नहीं बनाया है। तो हम लेक्चर 3 में इसको देखते हुए आपको कराएंगे। एंड लेक्चर 4 विल बी आवर लास्ट इन दिस सीरीज, जहां पर हम आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के राउंड एक और प्रैक्टिस वीडियो बनाएंगे, और आपको वहां पर ये सीरीज एंड हो जाएगी। उस सीरीज के साथ साथ आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आती है बीपीएससी इन जनरल और डीआई इन पर्टिकुलर, आप किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी डाउट को पूछ सकते हैं। सो कमिंग बैक टू दी लेक्चर, देखिए डीआई क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं हम। हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आती हैं। अब वो इंफॉर्मेशन को अगर हम ऐसे पढ़ना शुरू करें, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज वेदर।
अब पहली तारीख को क्या था, टेम्परेचर क्या था, रेनफॉल क्या थी, फिर दूसरे को टेम्परेचर क्या थी, रेनफॉल क्या थी, इस तरह करके हमारे पास बहुत सारा डेटा आता है। अब उस डेटा को हम कैसे एनालाइज करें, तो उसके लिए हम क्या अलग अलग तरीकों के जो प्रेजेंटेशन होते हैं उनको यूज करते हैं। जैसे एक ये कर सकते हैं कि टेम्परेचर एक कॉलम में बना लिया, रेनफॉल एक कॉलम में बना लिया, और इधर हम 1 2 3 4 5 ऐसे करके बना देते हैं। तो 1 तारीख को क्या टेम्परेचर था, 1 तारीख को क्या रेनफॉल थी, 2 तारीख को क्या टेम्परेचर था, 2 तारीख को क्या रेनफॉल थी। अब सपोज आपको अगर इस तरह से दिया जाता कि 1 2 करके पैराग्राफ में लिखा होता और इस तरह का डायग्राम बना होता, कौन सा आपको पढ़ने और एनालाइज करने में आसान होता? ऑब्वियसली टेबल या फिर किसी भी तरह का डायग्राम, डायग्राम जो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सो दिस इज द रीजन वाई वी स्टडी DI। ठीक है, कमिंग टू, अब हम पहली चीज को पढ़ते हैं। पहले हम शुरू करते हैं टेबल से। देखिए टेबल जो होता है आपका, जिसमें अभी मैंने आपको पिछले सेकंड आपको जो बताया वो एक तरह की टेबल थी। टेबल आपको क्या है, वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज के कॉम्बिनेशन को कहते हैं। तो इस तरह का जो भी अरेंजमेंट होता है उसको हम टेबल बोलते हैं। अब इसमें आप अपने डेटा को जब फिल करते हैं उसको टेबल या टैबुलर प्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम बनाने का तरीका जो है एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बताते हैं। सी, अभी मैंने ये एक एग्जांपल लिया है, 3 कंपनीज हैं XYZ। XYZ जो आपकी कंपनीज हैं उनकी जो सेल्स है 2021, 22, 23 को हमने इस टेबल के थ्रू दिखाया है। अब आप देख सकते हैं कि X की जो है 2021 में जो सेल थी वो 1000 थी, X की 2022 में क्या सेल थी, 2000 थी, और X की 2023 में क्या सेल थी, 5000 थी। इस तरह से आप पूरे चार्ट को समझ सकते हो। आप कमेंट करके बताइए कि Z की 2023 में क्या सेल थी, Z की 2023 में क्या सेल थी। दिस इज हाउ यू सी दी टेबल। देखिए कोई भी आपको DI का क्वेश्चन होगा उसमें आपको वो डायग्राम देखना आना चाहिए। देखने का मतलब है हाउ यू विल पिक आउट द डेटा फ्रॉम दैट डायग्राम और चार्ट। वो आपका पहला स्टेप होता है किसी भी क्वेश्चन को DI में करने का, कि आपको चार्ट में दिया हुआ डेटा समझ में आना चाहिए और जो ज़रूरत का डेटा है आप उस चार्ट से निकाल पाएं। सपोज मैं अगर पूछूं आपसे कि Y जो है वो 2022 और 2023 में कितना सेल किया, तो आपने देखना है Y ये रहा आपका रो पे, और कॉलम में 2022 और 23 में हम देखते हैं 3500 उसने 2022 में किया और 2023 में 2000 किया। तो अगर हमसे टोटल सेल पूछी जाती 2022 और 23 की Y की, तो हम सिंपली इसको ऐड कर लेते, 2000 और 3500 को ऐड कर लेते। तो देखिए क्वेश्चंस जो DI में आते हैं बहुत डिफिकल्ट नहीं आते। प्रॉब्लम आती है आपको करेक्ट डेटा निकालना आना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और आप इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। एंड आफ्टर 1 और 2 मिनट्स, 5 मिनट्स, जो भी आपको टाइम लगता है, उसके बाद आप वीडियो को रिज्यूम करके सोल्यूशन समझ सकते हैं। क्वेश्चन ये है, मेक अ टेबल यूजिंग फॉलोइंग डेटा। मैंने आपको डेटा क्या दिया है, 3 स्कूल्स हैं A, B और C। स्कूल A में 30 बच्चे ह्यूमैनिटीज के हैं, 40 बच्चे साइंस के हैं, 20 बच्चे कॉमर्स के हैं। स्कूल B में आपके 80 बच्चे ह्यूमैनिटीज में हैं, 30 बच्चे आपके साइंस में हैं, 60 बच्चे कॉमर्स में हैं। इसी तरह स्कूल C में आपके 20 बच्चे ह्यूमैनिटीज के हैं, 40 बच्चे कॉमर्स के हैं, और वहां पर कोई भी साइंस का बच्चा नहीं है। आपको क्या करना है, इस डेटा से एक टेबल बनानी है। तो आप यहाँ पर पॉज कर दीजिए वीडियो को और एक टेबल बनाने की कोशिश करिए।
आई होप आपने इस टेबल को बनाने की कोशिश करी होगी और आप इस टेबल को बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। देखिए, हम फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हमें दिए गए थे ए, बी और सी, 3 स्कूल दिए गए। आपने इन तीनों को रोज में लिख लिया, ठीक है। फिर हमें कॉलम्स कितने चाहिए? एक हमें ह्यूमैनिटीज का चाहिए था कॉलम, एक हमें कॉमर्स का चाहिए था और एक हमें चाहिए होगा यहां पर साइंस का, ठीक है। अब हमें दिख गए, हमें 3 कॉलम की जरूरत पड़ी, 3 स्कूल थे तो 3 रोज में हमने लिख दिए। अब देखिए, आपको ए में ह्यूमैनिटीज के बच्चे कितने थे? आपने देखे 30 बच्चे थे, तो आप भर दीजिए इसमें। फिर स्कूल ए में साइंस के कितने बच्चे थे? तो 40 बच्चे थे। ए में कॉमर्स के कितने थे? आपके 20 बच्चे थे। इसी तरह आप बी का भर दीजिए, 80 ह्यूमैनिटीज, 30 साइंस एंड 60 कॉमर्स। सी में देखिए, सी में आपके 20 ह्यूमैनिटीज के थे, 40 कॉमर्स के थे और यहाँ पर देखिए नो साइंस स्टूडेंट। नो साइंस स्टूडेंट कुछ नहीं, आप 0 भर दीजिए। देखिए कितना इजी है। एक बार आप चीजों को समझना शुरू कर देते हैं, आपको लगेगा ये सारा केक वॉक है, बहुत आसानी से होता है। इससे जितना भागेंगे उतना ही आपको डराएगा। तो आपने यहाँ पर देखिए कितनी जल्दी, मुश्किल से 10 मिनट 5 मिनट में आपने टेबल को बनाना सीख लिया। अब हमने पहला स्टेप पार कर लिया, टेबल को बनाते कैसे हैं। अब हम दूसरा स्टेप करेंगे कि टेबल बनी हुई है, उसको हम देखकर डेटा कैसे निकालेंगे और एनालाइज करेंगे। उसके लिए मैंने एक और एक्सरसाइज दी है। ये एक और क्वेश्चन है, इसमें आपको मैंने एक टेबल बना के दी हुई है। इस टेबल में अलग अलग ईयर्स में अलग अलग एग्जाम्स के कितने बच्चे थे, वो मैंने इस टेबल के थ्रू आपको बताया है। साथ ही साथ मैंने आपको राइट साइड में कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, मैं क्वेश्चंस को जल्दी से पढ़ देता हूं। इन द ईयर 2022 विच एग्जाम हैड मैक्सिमम स्टूडेंट्स? 2022 में किस एग्जाम के अंडर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपीयर किया? उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, विच एग्जाम सॉ मैक्सिमम इंक्रीज इन 2022 कंपेयर टू प्रीवियस ईयर? 2022 में पिछले साल के मुकाबले किस एग्जाम में सबसे ज्यादा इंक्रीज देखा गया? ये इंक्रीज आपको नंबर में बताना है, मतलब परसेंटेज में नहीं देखना, आपको नंबर में कितना इंक्रीज सबसे ज्यादा किस में देखा गया वो आपको बताना है 2022 का किस एग्जाम में है। उसी तरह आपको बताना है, डू ऑल एग्जाम्स हैव इंक्रीजिंग ट्रेंड्स इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? क्या हर एग्जाम में आपको सालाना एनुअल बेसिस पे बच्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं? उसका आपको आंसर देना है। और चौथा है, विच ईयर हैड मिनिमम स्टूडेंट्स इन यूपीएससी पीसीएस एमबीए कंबाइंड? यूपीएससी पीसीएस और एमबीए को कंबाइन करके किस किस साल सबसे कम बच्चों ने अपीयर किया? आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करिए, इसको आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए, अगर आप वीडियो को तुरंत बढ़ा देंगे, तुरंत आप देख लेंगे सोल्यूशन, ये आपको हेल्प नहीं करेगा। जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना कि आप चलोगे, गिरोगे, फिर सीखोगे, उसी तरह आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन को करने के बाद जो अब आप सोल्यूशन देखेंगे, देन सी फॉर योरसेल्फ, आप अपने लिए खुद चेक करिए कि आप कितनी चीज़ें समझ पा रहे हैं और गलतियां कहाँ कर रहे हैं, और उन गलतियों को फिर सुधारने पे ध्यान दीजिए। तो मैं आपको, आप वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन कर लीजिए। आई होप आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा एंड आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन विद यू ऑल। तो पहला क्वेश्चन जो था हमारा वो था, इन ईयर 2022 विच एग्जाम हैड मैक्सिमम स्टूडेंट्स? तो हमने देखिए सबसे पहले 2022 दिया है, तो हम 2022 के रो पे आ जाते हैं। हमने देखा 2022 में 6 लाख बच्चे यूपीएससी में थे, 3.25 लाख 3.25 लाख पीसीएस में हैं, 3 लाख एमबीए में हैं और एसएससी में 34 लाख है। तो बहुत आसानी से आप बता सकते हो यहाँ पर किस किस एग्जाम का सबसे ज्यादा बच्चे थे, एसएससी के। ठीक है, अगर हमसे पूछा भी जाता कितने बच्चे हैं, तो हम आसानी से बता देते कि 34 लाख बच्चे 2022 में एसएससी का एग्जाम दे रहे थे।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, विच एग्जाम सॉ मैक्सिमम इंक्रीज इन नंबर्स इन 2022 कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो ये सवाल ये पूछ रहा है कि 2022 में पिछले साल यानी पिछले साल 2021 के मुकाबले किस साल आपको मैक्सिमम इंक्रीज देखने को मिला। देखिए इंक्रीज हो रहा है एग्जाम में, तो वो किस साल मैक्सिमम नंबर का इंक्रीज देखने को मिला। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि देखिए एक एक एग्जाम को देखते हैं। तो 2022 में हम देखते हैं कि यूपीएससी में 6 लाख बच्चे दे रहे थे और पिछले साल कितने दे रहे थे, 5.5 लाख। तो इसमें कितना इंक्रीज हुआ, 0.5 लाख का। ठीक है, सिंपल। यहाँ पर 3.25 लाख बच्चे दे रहे थे पीसीएस का, पिछले साल कितना दे रहे थे, 3.5 लाख। यहाँ तो गड़बड़ हो गया, यहाँ तो बल्कि इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो गया 0.25 का। उसकी के साथ एमबीए में देखा आपने कि 3 लाख और वहां पे 3.1 लाख, यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है 0.1 का। फिर आप देखिए एसएससी में 34 लाख है, उधर 32 लाख है। तो आपको सीधे से पता चल जाता है यहाँ पे 2 लाख का इंक्रीज हुआ। तो आपका आंसर क्या जो हो जाता है यहाँ पर, एसएससी। अगर आपसे यहाँ पर पूछता, सपोज ये सवाल पूछा नहीं गया, अगर वो पूछता कि किसमें मैक्सिमम डिक्रीज देखा गया, तो आप इसको देख के आप बता सकते हैं कि पीसीएस में मैक्सिमम डिक्रीज देखा गया। ठीक है, और इसी डेटा को वो मिक्स कर सकता है कि आपका एसएससी और यूपीएससी मिलके कितना इंक्रीज हुआ या पीसीएस एमबीए मिलके कितना हुआ। तो आप एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाकी चीजें आप अपने आप कर लेते हैं। फिर तीसरा सवाल पूछा गया था, डू ऑल एग्जाम्स हैव इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या हर एग्जाम में जो बच्चों का ट्रेंड है इंक्रीज करने का वो देखा जा रहा है। तो आपने देखा कि भाई देखो, ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया कि यहाँ पर डिक्रीज है, यहाँ पर भी डिक्रीज है। तो यहाँ तो हमें सीधे आंसर मिल गया कि नो, सारे एग्जाम्स में इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं देखा जा रहा है। अगर हमें कोई और क्वेश्चन होता हम उसको कैसे सॉल्व करते, उसके लिए देखिए आपसे पूछा गया ट्रेंड, तो आप एक तरफ से देखना शुरू करिए। तो 2020 का आप देखिए, यहाँ से 2020 5 लाख, फिर 5.5 लाख, फिर 6 लाख। अच्छा, यहाँ तो बढ़ रहा है। फिर पीसीएस में देखिए 3 लाख, 3.5 लाख, 3.25 लाख, ये बढ़ा फिर घटा। फिर एमबीए में 2.9 लाख, 3.1 लाख, बढ़ा फिर घट गया। एसएससी 30 लाख, फिर 32 लाख, फिर 34 लाख, ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अगर सपोज यहाँ इस क्वेश्चन की जगह पूछा जाता कि किस एग्जाम में कंटिन्यूअस इंक्रीज देखा जा रहा है, तो अब यहाँ पर आंसर करते यूपीएससी, यहाँ पर आंसर करते आप यूपीएससी और एसएससी। अगर आपसे पूछा जाता कि किसमें कंसिस्टेंट ट्रेंड नहीं देखा जा रहा है, तो आपको पता है देखिए पीसीएस में पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, एमबीए में भी इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ। तो अगर सवाल होता कंसिस्टेंट ट्रेंड किसमें नहीं देखा जा रहा, तो आप इजीली आंसर कर सकते थे कि पीसीएस और एमबीए में कंसिस्टेंट ट्रेंड नहीं देखा जा रहा। ठीक है, मैं ये एक और एग्जांपल्स बता रहा हूं कि देखिए क्वेश्चंस लिमिट नहीं, क्वेश्चन इसमें इनफाइनाइट बन सकते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ सीखना क्या है डेटा इंटरप्रिटेशन में, कि डेटा को देखते कैसे हैं, उसको निकालते कैसे हैं। क्योंकि सवाल तो हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, सवाल एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है इस टेबल से। ठीक है, अब यहां पर सवाल आपसे पूछा गया था, विच ईयर हैड मिनिमम स्टूडेंट्स। यहां देखिए वर्ड्स पे ध्यान देना है। कई बार क्या है ना, बच्चे जल्दबाजी में मैक्सिमम का मिनिमम कर देते हैं, मिनिमम का मैक्सिमम कर देते हैं। ये प्रीलिम्स में आप सबके साथ कभी ना कभी कहीं ना कहीं हुआ ही होगा। तो आपको विजिलेंट होना है, केयरफुल होना है, ये नहीं कि आता हुआ क्वेश्चन गलत कराए। ठीक है, तो यहां हमसे पूछा था मिनिमम स्टूडेंट्स इन यूपीएससी, पीसीएस और एमबीए कंबाइंड। अब ये हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूपीएससी, पीसीएस और एमबीए तीनों एग्जाम्स के अगर स्टूडेंट को हम जोड़ दें तो किस साल हमें मिनिमम स्टूडेंट्स मिल रहे थे। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमने क्या करना है कि हर साल इन तीनों एग्जाम्स के बच्चों का टोटल निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं 2020 में 5 लाख, 3 8 लाख, 10 लाख, 10.9 लाख बच्चे आपके
2020 में थे। देखिए सवाल में सिर्फ यूपीएससी, पीसीएस, एमबीए पूछा था, इसलिए हमने एसएससी को नहीं जोड़ा। फिर 2021 में आपके कितने हो रहे हैं? 8, 3, 11, 11, 12, 12.1। ठीक है, ये 12.1 लाख हो गए। फिर 2022 में आप देखिए 6 लाख, 9 लाख, 12 लाख, 12.25 लाख। ठीक है, बहुत ही इजी, हमने कुछ नहीं किया, इन तीनों एग्जाम्स के हर साल के बच्चों को ऐड करके लिख दिया। अब हमसे सवाल क्या पूछा था? विच ईयर हैड मिनिमम स्टूडेंट्स? तो हम यहाँ पर देख के बता सकते हैं कि 10.9 इज द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग दी थ्री। तो हमें ऑटोमेटिकली क्या पता चल जाता है कि 2020 में इन तीनों एग्जाम्स को जोड़कर सबसे कम बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। देखिए अभी तक हमने, आपने वीडियो में देखा होगा कि हमने टेबल्स को डिस्कस किया है, और देखिए क्वेश्चन डिफिकल्ट कैसे बनते जाते हैं, इन्हीं डेटा में और ज्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, उसी से सवाल डिफिकल्ट होता जाता है। हो सकता है एक और टेबल आपको बना के दे दे, एक और टेबल में आपको इस टेबल से कुछ डेटा निकालना पड़ेगा, दूसरी टेबल से एक कुछ डेटा निकालना पड़ेगा, दोनों को यूज करके आपको कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। बट हमारा पहला स्टेप हमेशा सेम रहता है कि टेबल से हमें डेटा को एनालाइज करना और निकालना आना चाहिए। यहाँ तक आई होप एवरीवन इज क्लियर विद वॉट एवर आई हैव टॉट। जितना भी मैंने पढ़ाया है यहाँ पर आपको समझ में आया होगा, और मैं बार बार ये कहता रहूँगा कि अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता तो वी आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, यूट्यूब या टेलीग्राम चैनल। आप डाउट पूछेंगे, कोई ना कोई टीम से आपको ज़रूर जवाब देगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम पाई चार्ट पे। देखिए पाई चार्ट जो है आपको पहले समझना पड़ेगा पाई क्या है। पाई एक तरह का आप सर्कल देख सकते हैं, उसको एक, जैसे एक एग्जांपल भी देता हूं मैं। जैसे आपने ये एक तरह से केक को समझिए, केक के जैसे बहुत सारे हिस्से होते हैं ना, वैसे ही इसके हमने इस चार्ट के पाए जो होता है, एक तरह केक होता है, उसके हम हिस्से के हिसाब से आपको बताते हैं कितना किस चीज का शेयर है। अभी हमने पिछली बार अभी पढ़ा था ना, जैसे कि यूपीएससी, पीसीएस, एमबीए, एसएससी, इनके बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे बताता कि भाई ये जो हैं, ये सर्कल जो है ये रिप्रेजेंट करता है एग्जाम गिविंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको पता चलेगा भाई एक हिस्सा बड़ा सा हो गया ये एसएससी का, फिर एक हिस्सा हो गया एमबीए का, एक हिस्सा हो गया आपका पीसीएस का, एक हिस्सा हो गया यूपीएससी का। ठीक है, देखिए इसमें एंगल्स थोड़े गलत है, मैंने आपको रफ बताया है कि अगर हमें एक कैटेगरी दी जाती एग्जाम गिविंग स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये होता 30 लाख, तो हमने बताया कि इस 30 लाख के केक में, 30 लाख के सर्कल में इतना शेयर जो है ना एसएससी लेके जा रहा है, इतना शेयर एमबीए लेके जा रहा है, इतना शेयर आपका पीसीएस लेके जा रहा है, इतना शेयर आपका यूपीएससी लेके जा रहा है। देखिए पहले विजुअलाइजेशन होना जरूरी है। तो पाई चार्ट इज लाइक अ केक, और केक जो है टोटल है आपका, तो उस टोटल में कितना हिस्सा कौन लेके जा रहा है वो हम इस पाई चार्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसकी टेक्निकलिटीज पे आ जाते हैं। देखिए सर्कल के जो एंगल होता है आपका, वो यहाँ पर 360 डिग्री होता है, यानी कि टोटल एंगल जो आप कवर करते हो वो होता है 360 डिग्री। तो हम क्या करते हैं कि इसके जितने भी सेक्टर बनाते हैं, वो जो सेंटर पे जो एंगल बना रहा होता है उसको हम 360 डिग्री का फ्रैक्शन मान के चलते हैं। जैसे यहां पर अगर आपको 70 डिग्री का जैसे मैंने बना के दिखाया है, तो ये 70 डिग्री 360 डिग्री का कितना हिस्सा हुआ, सिंपल आपने फ्रैक्शन निकाल देना है। 70 डिग्री ये शेयर है, और टोटल कितना है 360 डिग्री, यानी कि आपका फ्रैक्शन कितना हो गया, ये 7/36 हो गया फ्रैक्शन। आप समझ रहे हैं, एक केक था, एक सर्कल था, उसका जो एक हिस्सा था वो 70 डिग्री का हिस्सा आपने निकाल दिया, टोटल क्या था आपका 360 डिग्री था। तो आपको इस हिस्से की वैल्यू पता चल गई 7/36।
बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आएगा सर ये थोड़ा सा और समझा दीजिए। तो उनके लिए ये है कि सपोज ये आपके पास 1 मीटर का क्लॉथ है। आपने 1 मीटर का मतलब कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने क्या है ना, इसके 3 हिस्से किए। ये हिस्सा आपका जो था ये 20 सेंटीमीटर का था। ये सपोज आपका 40, ये आपका हो गया 50 सेंटीमीटर का। अभी बचा कितना, 100 सेंटीमीटर का तो टोटल था। ये 20 सेंटीमीटर हो गया, ये 50 हो गया, ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि 20 सेंटीमीटर इस पूरे क्लॉथ का कितना हिस्सा है, आप बिल्कुल सर बहुत आसान है सर, 20 सेंटीमीटर का क्लॉथ था, टोटल सेंटीमीटर थे 100, तो सर इसका मैं फ्रैक्शन निकाल देता हूं, 20 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर। सर मुझे पता चल गया, मुझे 2/2 यानी 1/5 हिस्सा जो है क्लॉथ का मिला है। वही चीज तो हम सर्कल में कर रहे हैं। सर्कल में टोटल हिस्सा 360 डिग्री का था, और जो हम सेक्टर बना रहे हैं उसका जो एंगल है उसी का फ्रैक्शन निकाल के हम बता दे रहे हैं कि ये जो टोटल सर्कल की वैल्यू थी उस हिसाब से मेरे को हिस्सा मिला है 7/36। ये है आपका पाई चार्ट। पाई चार्ट में जो टोटल क्वांटिटी आपकी होती है उसका जो एंगल होता है अंदर, ये एंगल मान लीजिए x है, तो टोटल एंगल आपका 360 डिग्री हमको पता है, तो x अपॉन 360 डिग्री क्या होगा, इस एरिया की वैल्यू हो जाएगी। अब ये अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग होता है। सपोज ये सर्कल होता कि रेवेन्यू कितना है, तो आपको पता चल जाता है कि ये जो सेक्टर है उसमें अगर x डिग्री है तो उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर फ्रैक्शन आ जाएगा तो आगे आप कंप्यूटेशन कर सकते हैं। अभी मैं सवाल नहीं करा रहा, मैं बार बार बच्चों कह रहा हूं कि यहाँ पर एक बार आप समझिए होता कैसे, ये कैसे काम कर रहा है। सवाल मैं आपको लेक्चर 2 में और थोड़े आज मैं कराऊंगा, प्रैक्टिस करा के आप बिल्कुल इस चीज से निश्चिंत हो जाइए कि सर प्रैक्टिस होगी ही होगी, ठीक है। तो आप अभी समझने पे ध्यान दीजिए पाई चार्ट होता क्या है, ठीक है। मैं आपको एक एक्सरसाइज भी देता हूं कि ड्रॉ अ पाई चार्ट यूजिंग फॉलोइंग डेटा। क्या डेटा दिया है मैंने, देखिए मैंने टोटल, यहां पे टोटल क्या दिया है आपको, 20,000 बीपीएससी एस्पिरेंट्स हैविंग फॉलोइंग ऑप्शनल्स। तो टोटल एस्पिरेंट्स कितने हैं, 20,000। उसमें से ऑप्शनल क्या है, 4,000 लोगों के सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, 3,000 का एंथ्रोपोलॉजी है, 6,000 का ज्योग्राफी है, 2.5 2.5 के या 2500 पीएसआईआर का है। बाकी जो बचे हैं वो अदर्स हैं, ठीक है। तो यहां पर ये हाइपोथेटिकल डेटा है, तो आपको ये टोटल दिया हुआ है और ये अलग अलग हिस्से दिए हुए हैं, उसका आपको पाई चार्ट बनाना है, ठीक है। तो ये आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है टेबल बनाने से, बट एक बार आप सीख गए आप कभी नहीं भूलोगे। तो वीडियो को पॉज करिए और कोशिश करिए, देखिए कोशिश करने में कोई बुराई नहीं, मैं सोल्यूशन तो बताऊंगा ही बताऊंगा। तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। आई होप आप सबने ये किया होगा क्वेश्चन, और जिन्होंने ये सोल्यूशन आप देखने के बाद अगर आपने इसको सही बनाया था तो कमेंट करके आप करिएगा, मुझे भी पता चलना चाहिए कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो। तो अब हम आते हैं कि हमको क्या, देखिए टोटल पता था 20,000। अभी हमने समझाया कि जो टोटल होता है वो पूरा सर्कल की वैल्यू होती है, यानी हमारे सर्कल की वैल्यू हमें पता चल गई 20,000 है, ठीक। अब हमें अलग अलग हिस्से हैं, अब ये जो अलग अलग इसमें सेक्टर हम बनाते हैं ना, उनके ये हिस्से क्या हैं। पहला है सोशियोलॉजी, इसका हिस्सा हमने देखा 4,000 है, तो यानी कि ये इसका कितना हिस्सा हुआ 4,000, इसका क्या फ्रैक्शन हुआ, 4,000 अपॉन 20,000 अगर हम करते हैं तो यहां से आपको पता चलता है ये आपका हो गया 1/5 हिस्सा, ठीक है। सीधा सीधा 4,000 1/5 हिस्सा, यानी आपको जो सर्कल का 1/5 हिस्सा जो है सोशियोलॉजी को देना है। इसी तरह हम बाकियों के लिए कर लेते हैं, एंथ्रो के लिए करते हैं, तो हमें पता चलता है 3/20 आपका शेयर आता है।
उसी तरह आप ज्योग्राफी का करते हैं तो आपको आता है आपको 3/10 आएगा। ठीक है, आपको 3/10 आ जाएगा। फिर PSIR में आपको करेंगे तो PSIR में आपको आएगा, आपको आता है 25 अपॉन, आपको आएगा 2 सेकेंड रुकिए, आप 2500 को आपको कुछ नहीं करना है, 20,000 से ये कर देना है, 2 आपका कटेगा तो ये आएगा 25/200, ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, आपने अभी तक क्या हिस्से निकाल लिए, 1/5 हिस्सा निकाल लिया, 3/20 निकाल लिया, 3/10 निकाल लिया और 1/8 निकाल लिया। अदर्स का हिस्सा, जो बचा हुआ हिस्सा बचेगा वो अदर्स का हिस्सा होगा। अब हमें पता है कि 360 डिग्री जो है हमारा टोटल है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा पेशेंट हो जाइए, आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में। अगर आप पाई चार्ट बनाना सीख गए तो फिर पाई चार्ट को रीड करना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं फिर से जल्दी से रिपीट कर देता हूं, आपका टोटल 20,000 था, तो यानी कि जो केक की वैल्यू है वो 20,000 हो गई। आपने एक एक का शेयर निकाल दिया। एक एक का शेयर कैसे निकाला, सोशियोलॉजी का 4,000 था तो 4,000 अपॉन 20,000 आता है, 1/5 आता है। एंथ्रोपोलॉजी में 3,000 था, 20,000 का, तो 3/20 इसका शेयर आता है। ज्योग्राफी का 6,000 था तो 3/10 इसका शेयर आता है। PSIR का क्या था आपका, 2,500 अपॉन 20,000 आप करते हो तो 2 0 कैंसिल करके आप लगभग सॉल्व करोगे तो 1/ आपको आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमें पता चल गया ये शेयर्स आ गए। अब हमारे पास ये समझना है, अभी तक हम फ्रैक्शंस में डील कर रहे थे, अब हम सर्कल में आ जाते हैं। सर्कल कितना है हमारा, 360 डिग्री का। ठीक है, उसमें अगर हमें 1/5 शेयर दिखाना होगा तो 1/5 शेयर आपका क्या होगा 360 डिग्री का, आप कमेंट करिए। 360 डिग्री का आप अगर 360 डिग्री से डिवाइड करते हैं 5 को तो आपका आता है 72 डिग्री। ठीक है, आपका जो 72 डिग्री है वो आपका आंसर आ गया यहाँ पे कि 72 डिग्री जो है सोशियोलॉजी को हमें देना होगा। देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बहुत ही स्लो जाएंगे। पहली बार अगर फाउंडेशन हमारा बढ़िया बन गया तो हमें दिक्कत नहीं होगी। हमारा सर्कल पूरा 360 डिग्री का था। मुझे आपको बताना है कि 1/5 यानी 1/5 हिस्सा 360 डिग्री का क्या है, सोशियोलॉजी है। तो यानी कि अगर हम 360 डिग्री टोटल है तो उसका 1/5 हिस्सा क्या हुआ, 72 डिग्री हुआ। तो 72 डिग्री किसको हमने दे दिया, सोशियोलॉजी को। इसी तरह अगर हमें एंथ्रोपोलॉजी का निकालना है तो एंथ्रोपोलॉजी का आप कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री अपॉन 20/3। आपने फ्रैक्शन से सीधे मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर क्या आया आपका, ये आया 18, 18 3 जा 54। तो आपने कितना किया, 54 डिग्री किसको दे दिया, एंथ्रो को दे दिया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। देखिए बहुत सिंपल है, हमने एक चीज को समझना है कि जो पाए चार्ट है वो एक तरह का फ्रैक्शन दिखाता है, और फ्रैक्शन किस चीज का होगा, वो 360 डिग्री के हिसाब से फ्रैक्शन आपको कंप्यूट करना है। तो आपके पास 1/5 शेयर सोशियोलॉजी का है तो 360 डिग्री में आपको 1/5 हिस्सा क्या होगा, 72 डिग्री का होगा। इधर 3/20 डिग्री, 3/20 क्या होगा, 54 डिग्री होगा। 3/10 क्या होगा आपका, हो जाएगा 108 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और फिर PSIR में आपने देखा 1/8 है, तो आप फिर से सॉल्व कर लीजिए। 1/8 हिस्सा कितना होगा 360 डिग्री का, आप सीधे सीधे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, आप डिवाइड करेंगे 45 डिग्री आया, तो आपको 45 डिग्री क्या मिलेगा, PSIR मिलेगा। और बचा हुआ हिस्सा किसका हो गया, अदर्स का हो गया। ठीक है, यहां तक एक बार मैं बहुत ही जल्दी बहुत ही क्विकली रिपीट करता हूं कि जो 360 डिग्री है ये हमारा पूरा सर्कल है। पूरा सर्कल जो है हमारा 360 डिग्री का था, उसमें हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के फ्रैक्शन पता थे।
तो हमने क्या किया कि सोशियोलॉजी का जैसे 1/5 हिस्सा है, अगर टोटल में 1/5 हिस्सा आपका सोशियोलॉजी का है, तो 360 डिग्री का आपका पांचवा हिस्सा 72 डिग्री सोशियोलॉजी दिखाता है। सिमिलरली हमने सबके लिए सॉल्व करके ये सर्कल बना दिया, और ये सर्कल अगर हमें कहा जाए, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, 20,000 बीपीएससी स्टूडेंट्स को। ठीक है, और ये सेक्टर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऑप्शनल के बच्चों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपको यहां पर एक और एक्सरसाइज दी है मैंने, यहां पर दो पाई चार्ट दिए हैं मैंने, कंपनी एक्स और कंपनी वाई। इनका टोटल रेवेन्यू 3,000 करोड़ है कंपनी एक्स का, और कंपनी वाई का टोटल रेवेन्यू है 5,000 करोड़ का। ठीक है, और इसमें जो है आपका जो पाई चार्ट है वो अलग अलग जो सामान ये बेचते हैं उसके रेवेन्यू का है। तो हर सामान का जो है आपको, ये आपको दे दिया गया है। एक बार आप ड्रॉ कर लीजिएगा इसको पॉज करके, अगर आपको डाउट हो, क्योंकि अगर दिख नहीं रहा है तो इन चार्ट्स को आप एक बार ड्रॉ करेंगे, तो इनमें हर सामान का जो है आपका डिग्री दिया हुआ है सर्कल में। इसी तरह यहाँ पर भी कि बटर, ब्रेड, जैम, चीज, इनका क्या डिग्री है। और कंपनी एक्स और कंपनी वाई जो है उनका रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू 3,000 करोड़ है, और इधर 5,000 करोड़ है। ठीक है, यहाँ पर आपसे कुछ 3 सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल ये है कि हाउ मच रेवेन्यू डज चिप्स ब्रिंग फॉर कंपनी एक्स। तो कंपनी एक्स में जो चिप्स है वो कितना रेवेन्यू का हिस्सा लेके आती है, वो आपको बताना है। कितना रेवेन्यू लेके आती है, हिस्सा नहीं, हिस्सा तो फ्रैक्शन हो गया। चिप्स कितना रेवेन्यू लेके आता है कंपनी एक्स में। उसी तरह ब्रेड का जो है दोनों कंपनियों का कितना रेवेन्यू होगा जोड़कर। तीसरा क्वेश्चन है वाई जो कंपनी है वो चीज बेचकर कितना ज्यादा रेवेन्यू अर्न करती है एज कंपेयर टू कंपनी एक्स। हाउ मच मोर रेवेन्यू कंपनी वाई अर्न्स फ्रॉम चीज। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। पॉज करिए वीडियो को और आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने ये सॉल्व किया होगा, एंड आई विल डिस्कस द सॉल्यूशन। तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया था, सबसे पहले हाउ मच रेवेन्यू डज चिप्स ब्रिंग फॉर कंपनी एक्स। अब पहले हम समझते हैं कंपनी एक्स में टोटल रेवेन्यू क्या है, 3,000 करोड़। तो मैंने आपको बताया था कि सर्कल की वैल्यू क्या हो गई, 3,000 करोड़ की। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि चिप्स जो है वो कितना हिस्सा लेके आता है। तो चिप्स कितना है हमारा, 45 डिग्री है। ये हमने बताया था 45 डिग्री किसका है, कितने का हिस्सा है। ये 45 डिग्री है 360 डिग्री का हिस्सा। समझ रहे हैं, तो ये कितना हिस्सा हुआ, 1/8 आ गया। तो अगर आप इस फ्रैक्शन को समझते हैं कि अगर टोटल हमारा 3,000 करोड़ का है, तो चिप्स कितना हिस्सा लेके आ रहा है, 1/8 हिस्सा जो है आपका चिप्स के थ्रू आ रहा है। तो आपको कुछ नहीं, आपको यहां से अब फ्रैक्शन आप डिवाइड करते हो, तो 3,000 करोड़ को आप 8 से डिवाइड करोगे। देखिए फ्रैक्शन टोटल का आपने देखना है, तो टोटल हमारा 3,000 करोड़ था, उसका 1/8 हिस्सा क्या होगा, सीधा कैलकुलेशन से आ रहा है 375 करोड़। बहुत जल्दी क्विकली रिपीट करता हूं, अगर टोटल हमारा 3,000 करोड़ है और 45 डिग्री का हमारा सेक्टर है, तो 45 डिग्री किससे डिवाइड करेंगे, 360 डिग्री से। इससे हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा। फ्रैक्शन हमारा आ गया 1/8। हमें टोटल की वैल्यू पता थी, तो हमने क्या किया, 3,000/8 किया, सॉल्व करके हम 375 करोड़ पे आ गए। ठीक है, इजी। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रेवेन्यू ऑफ ब्रेड फॉर बोथ कंपनीज। तो ब्रेड का ना रेवेन्यू पूछ रहा है दोनों तरफ से। तो जैसे अभी हमने चिप्स का सॉल्व किया, तो हम क्या करेंगे, अब ब्रेड का दोनों में सॉल्व करेंगे और फिर ऐड करेंगे। तो ब्रेड यहां पर कितना है, 120 डिग्री। ठीक है, और टोटल रेवेन्यू कितना है, 5,000 करोड़। तो 120 अगर हम किसका शेयर होगा, 360 का। तो यहां पर कितना आ गया, सीधा सीधा आप करोगे तो 1/, आपको 3 मिल गया। यानी 5,000 का 1/3 हिस्सा कहां से आ रहा है, ब्रेड से आ रहा है।
तो इसको अगर आप सीधा सीधा सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा 1666 रुपीज जो है, यहाँ पे आपका फ्रैक्शन भी आएगा ऐसे। तो आप ये सॉल्व करके ला सकते हो कि ब्रेड से कंपनी वाई कितना कमाती है। तो कितना कमाती है, 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन को आपने टोटल से मल्टीप्लाई किया तो आया 1666.67। इजी इनफ। अब हमसे पूछा गया था बोथ कंपनीज, तो हमें एक्स का भी निकालना होगा। एक्स में ब्रेड कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री कितने का, 360 डिग्री का। तो आप फ्रैक्शन निकालोगे तो 1/4 आएगा। तो 3000 करोड़ का जो अगर आप 1/4 लेते हो तो आप यहाँ पर सीधे सॉल्व करके निकाल सकते हो कि आपका ब्रेड का कितना आ रहा है। तो ब्रेड का आ जाता है आपका 750 करोड़। 750 करोड़ आपका आ गया यहाँ पे। तो ब्रेड का यहाँ पर आ गया आपका 1666 और इधर आ गया 750 करोड़। तो आप यहाँ पर सिंपल एडिशन है, ये अगर आप ऐड करेंगे तो आपको आना चाहिए 2416, ठीक है, 0.67 भी था ना, देखिए यहाँ पर ये गलतियां नहीं करनी है वहां पे। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। कुछ नहीं किया था हमने, ब्रेड का वाई कंपनी का निकाला, ब्रेड का एक्स कंपनी का निकाला, ऐड कर दिया। क्यों, क्योंकि इन्होंने बोथ कंपनीज का पूछा था। तीसरा सवाल, हाउ मच मोर रेवेन्यू कंपनी वाई अर्न्स फ्रॉम चीज। अब देखिए चीज ये पूछ रहा है, चीज बेचकर कंपनी वाई एक्स से कितना ज्यादा अर्न करती है, ठीक है। हाउ मच मोर, ये वाई कंपनी का नहीं पूछ रहा है, यहां क्वेश्चन समझने में गलती नहीं करनी है। ये पूछ रहा है हाउ मच मोर रेवेन्यू वाई अर्न्स फ्रॉम चीज। तो यानी कि एक्स से कितना कंपेयर करने पे वाई चीज से कितना ज्यादा कमा रही है। तो हम क्या करेंगे, चीज का दोनों साइड से निकाल लेंगे और फिर हम उसको माइनस करके निकाल सकते हैं कि वाई कितना ज्यादा कमा रहा था, ठीक है। 2 सेकेंड रुकिए, रेज हो गया, लेट मी ब्रिंग इट बैक, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आई होप यू रिमेम्बर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे चीज देखिए कितना था, चीज भी 120 डिग्री है। तो 120 डिग्री वही सेम चीज ब्रेड के लिए की थी, तो अपॉन 360 डिग्री, ये आ गया 1/3। और वो उसका टोटल से आप जब 5000 करोड़ से आप वो फ्रैक्शन निकालोगे तो आएगा 1666.67 करोड़। तो ये क्या है, चीज से वाई कंपनी कितना कमाती है, ठीक है। अब हम एक्स कंपनी का निकालते हैं। एक्स में कितना है, 30 डिग्री। एक्स में 30 डिग्री है, टोटल क्या है, 360 डिग्री है। तो आप निकालोगे, ये आ जाएगा आपको 1/12 हिस्सा, ठीक है। अभी तक यहाँ पे कोई सिंपल, आप यहाँ से 0 0 काटेंगे, 1/12 आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/12 ऑफ किसका निकालना है आपको, 1/12 आपको 3000 करोड़ का 1/12 निकालना है। तो अगर आप इससे 1/12 इंटू 3000 करोड़ करते हो तो ये आ जाता है आपका 250, ठीक है। अब ये एक्स का आ गया चीज। बट हमसे क्या पूछा गया था, पूछा गया था हाउ मच मोर रेवेन्यू कंपनी वाई अर्न्स फ्रॉम चीज। तो कंपनी वाई जो है वो एक्स से कितना ज्यादा कमाती है चीज बेचकर। कुछ नहीं करना आपको, 1666.67 माइनस 250, ये आपको जो है ये सीधा सीधा कैलकुलेशन करना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये आ जाता है 1416.67। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। कारण ये है कि आपने ये जो निकाला है इसको सॉल्व करते वक्त आपको बहुत सावधानी बरतनी है। सावधानी कैसे आप करोगे, क्योंकि ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तो आप हर स्टेप को लिखिए। जैसे आप यहाँ पर, मैं आपको वैसे ये मैं अलग से भी आपको बताऊंगा, बट इसी में एक पाई चार्ट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है तो मैं इसी में बताता हूँ। सपोज हमको ये लिखना होता है, जैसे चीज है, तो चीज हमसे पूछा गया है कि कितना रेवेन्यू ज्यादा कमाती है वाई कंपनी। तो हम जब निकालेंगे तो वाई कंपनी में चीज का परसेंटेज लिखेंगे पहले एक बार, तो हमें लिखा 120%। फिर हम फ्रैक्शन लिखेंगे उसका, तो फ्रैक्शन कितना आया, 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, ये आया 1/3।
अब हमारे पास फ्रैक्शन आ गया, तो फ्रैक्शन के बेसिस में हम क्वांटिटी निकालेंगे। तो रेवेन्यू कैसे आएगा? टोटल फ्रैक्शन इनटू टोटल। तो फ्रैक्शन कितना था? 1/3। टोटल कितना था? 5000 करोड़। तो इस पे रेवेन्यू कितना आ गया? 1666.67। सेम चीज हमें एक्स के लिए करनी। ये मैं आपको रफ बता रहा हूँ, ये कोई आपको एग्जाम में नहीं लिखना ये, बट स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो गलती नहीं होती है। वाई में चीज का शेयर कितना, एक्स में चीज का शेयर कितना था? 30 डिग्री। फ्रैक्शन कितना आया? फ्रैक्शन आ गया आपका 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, ये फ्रैक्शन हो गया 1/12। तो रेवेन्यू कितना होगा? अगेन सेम चीज, फ्रैक्शन इनटू टोटल। टोटल कितना था यहाँ पे? 3000 करोड़। फ्रैक्शन कितना है? 1/12। इसको सॉल्व करेंगे आपको आ जाएगा 250 करोड़। ठीक है, सिंपल चीज। ये हमने अभी पाई चार्ट और टेबल डिस्कस कर लिया। ठीक है, सून वील अपलोड दी पार्ट 2 ऑफ लेक्चर 1, जिसमें हम आपको बार ग्राफ, ठीक है, उसमें हम आपको बार ग्राफ और लाइन ग्राफ बताएंगे। ठीक है, एक वीडियो हम कंटिन्यूअस नहीं बना रहे हैं बिकॉज ये बहुत नया टॉपिक होता है बहुतों के लिए। तो आप एक छोटी छोटी वीडियोस आप कई देखिए, और जो भी आपको डाउट आ रहा है तो पूछिए। इससे क्या है, आप लोगों को भी टाइम मिलता है थोड़ा पढ़ने का, और आप जब नेक्स्ट वीडियो देखें तो इससे जो लर्निंग्स हैं, बिकॉज सारे ग्राफ्स इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आपने एक बार कोई भी ग्राफ ढंग से समझ लिया तो बाकी 3 आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो आप इन दो को इस वीडियो को देखकर समझिए। जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए। आज रात तक नहीं, हम कल सुबह तक इसका पार्ट 2 भी आपको दे देंगे। ये देखिए पूरा बना हुआ है, बार ग्राफ वगैरह सारा बना हुआ है। हम पार्ट 2 आपको थोड़े समय के बाद अपलोड कर देंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। इफ यू हैव एनी अदर डाउट, reach our channel comment box or telegram. We'll try to solve your doubts. Okay, thank you.